यस, थैंक यू। वॉइस क्लियर है? आईटीटी में एक बार इंडिकेशन दे दीजिए। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती की 111वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा यह विशेष वेबिनार स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर आयोजित किया जा रहा है। इस पवित्र पर्व के उपलक्ष्य में हम पूरे देश से मिनिमम 75 जिले हमने प्लान किया था, लगभग 200 जिले जुड़ चुके हैं। इन जिलों के साथ जुड़कर हम बालकों के साथ संवाद स्थापित करने वाले हैं, बाल अधिकारों के प्रति बच्चों को जागरूक करने वाले हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं। इन सभी स्थानों पर आज सुबह पौधारोपण भी किया गया है, जो एक अनूठी पहल है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में। इस वेबिनार में 21 राज्यों से लगभग 150 प्रतिनिधि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से बाल कल्याण समिति एवं जेजेबी के तरफ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यह वेबिनार जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, दुबई एवं ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे जैसे समाज सेवी बंधु जुड़े हैं। अतः यह हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम बात करें तो तिरंगा, जो कि कहीं के हमारी स्वाधीनता का प्रतीक माना जाता है, हम सभी के लिए स्वाभिमान तथा गौरव का प्रतीक है हमारा तिरंगा। थोड़ा हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, तिरंगे का इतिहास क्या है। तो वैदिक काल से ही शौर्य, स्वाभिमान तथा गौरव के प्रतीक के रूप में एक चिन्ह को यूज किया जाता है, चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम तिरंगा झंडे के नाम से अभी जानते हैं। अगर हम देवासुर संग्राम की बात करें तो इंद्र ने भी एक ध्वज का प्रयोग किया था। प्रभु राम और रावण के युद्ध में भी एक ध्वज का प्रयोग हुआ था। साथ ही महाभारत कालीन युद्ध में भी ध्वज का प्रतीक, ध्वज का चिन्ह का प्रयोग हुआ था। तो वैदिक काल से शौर्य के प्रतीक के रूप में हम ध्वज का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। आधुनिक भारत में 1904 में भगनी निवेदिता द्वारा एक चिन्ह बनाया गया था, जिसे अगस्त 1906 में पहली बार पारसी बागान चौक अर्थात ग्रीन पार्क बंगाल में फहराया गया था। 18 मार्च 1923 को जबलपुर के विक्टोरिया हॉल में क्रांतिकारियों द्वारा सर्वप्रथम भारत में किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर यह तिरंगा एक झंडा फहराया गया था। जो प्रथम चिन्ह प्रयोग हुआ था उसमें 3 रंग लाल, पीले और हरे का समावेश था। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल तथा नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बने हुए थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। जो द्वितीय चिन्ह 1907 में हुआ, भारत से निष्कासित क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह पहले के चिन्ह जैसा ही था, किंतु इसमें ऊपर की पट्टी में एक कमल तथा 7 तारे बने हुए थे, जो सप्तऋषियों के प्रतिनिधित्व के रूप में जाने जाते थे। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान तृतीय चिन्ह फहराया था, जिसमें 5 लाल, 4 हरी, 36 पट्टियां तथा एक के बाद एक 7 सितारे थे, जो सप्तऋषियों का प्रतिनिधित्व करते थे। चौथा चिन्ह 1931 में प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्तमान तिरंगे को अपनाया गया, जिसे आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी ने महात्मा गांधी को सौंपा था। मूल रूप से इसमें लाल हरा रंग ही था, किंतु गांधी जी के आग्रह पर इसमें श्वेत रंग जोड़ा गया और इसमें एक चक्र जोड़ा गया, जिसमें कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया गया। वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। ध्वज बनाने के बाद इसकी कुछ आचार संहिता बनी, इसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे। तो ध्वज फहराते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके लिए एक भारतीय ध्वज संहिता नामक कानून बना, जिसमें ध्वज कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का ध्वज नहीं होना चाहिए। जब भी हम ध्वज आरोहण करेंगे तो हमारा मुंह जो है झंडे की तरफ होना चाहिए, पीठ करके हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ध्वज में 3 रंग होने चाहिए, हम सभी को पता है जो हमारे तिरंगे में होता है। इसमें 3 और 2 का पैमाना होता है, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। चक्र के माप का कोई पैमाना नहीं होता है, किंतु इसमें 24 तीलियों का होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में हमारा तिरंगा झंडा जमीन को टच नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कि ध्वज के रूप में, ध्वज के एक प्रोटोकॉल के रूप में बनाई जाती हैं। 1992 तक तिरंगा सिर्फ सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों पर ही फहराए जाने की अनुमति थी।
आप अपने निवास पर या गैर सरकारी संगठनों में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। नवीन जिंदल के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह मूल अधिकार है कि वह सम्मान के साथ तिरंगे को फहरा सके। अतः 1999 में भारत में रहने वाले हर नागरिक को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह स्वाभिमान से अपना झंडा फहरा सकता है। 26 जनवरी 2002 में सरकार ने फ्लैग कोड में संशोधन किया तथा 2009 में एक बार पुनः संशोधन किया गया, जिसके पश्चात हम तिरंगे को अब रात्रि काल में भी फहरा सकते हैं। वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज हर घर तिरंगा जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव पर। आप सभी के समक्ष तिरंगे का इतिहास रखा मैंने। आप सब लोग भिन्न भिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की अगली कार्यवाही में मैं हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम सबके बीच में दर्ज होने जा रहा है, जब हम सभी लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो हर एक नागरिक के मन में, उसके मस्तिष्क में अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति यह एक विशेष भाव पैदा होता है। जिनके अंदर यह भाव होता है वही अपने राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप क्रांतिकारियों के जीवन पर थोड़ा भी प्रकाश डालेंगे या उनके जीवन के बारे में सोचेंगे तो वो कैसे लोग थे जो मृत्यु की साधना करते थे। 18 साल, 17 साल, 16 साल, 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को ना चुनते हुए फांसी के फंदे को चुना और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक क्रांतिकारी हैं जिनके बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वो कहते थे, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ले जाऊंगा, ना जाने किस दिन मेरा भारत आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं आऊंगा आऊंगा और आकर के भारत माता तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब में बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। अगर खुदा मिल जाए कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले बस एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। वास्तव में उन्होंने कहा कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म चाहिए जिससे मैं फिर से अपनी भारत माता की सेवा कर सकूं। ऐसे ऐसे वीर हुतात्माओं की वजह से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया केवल इसलिए कि मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाला देश, आने वाला मेरा समाज हमेशा प्रसन्न रहे, आज़ादी में सांस ले। भारत माता जो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी उसको हम मुक्त करा सकें। मित्रों, हम सब का भी यह दायित्व होता है कि जो हमें ये परंपरा मिली है उस परंपरा को हम कैसे आगे बढ़ा सकें। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से आज पूरे देश भर में लगभग 200 जिलों से अलग अलग प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आज रविवार है, फिर भी अलग अलग विद्यालयों में बच्चे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने देश के प्रति, अपने इन महापुरुषों के लिए, हुतात्माओं के प्रति अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है वो देश, वो समाज, वो नागरिक, वो पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं जो अपने क्रांतिकारियों को, अपने सैनिकों को, अपने देश के बलिदानियों को नहीं जानती हैं। इसलिए हम सबका दायित्व होता है कि हम ऐसे बलिदानियों को उस तरह से याद करें जैसे हम भगवान को याद करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ हमारे हिंदू धर्म परंपरा में तर्पण की प्रक्रिया होती है। हम कहते हैं कि उसका जब तर्पण किया था तो उसको मुक्ति मिलती है। मैं कई बार सोच रहा हूँ क्रांतिकारियों का तर्पण कौन करेगा, इन क्रांतिकारियों को मुक्ति कौन दिलवाएगा। तो वास्तव में इनका तर्पण हम सबको करना है, क्योंकि वो हम सबके पूर्वज हैं। वो उन्होंने हम सबके लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। एक एक क्रांतिकारी के जीवन को अगर हम देखें तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो हर एक क्रांतिकारी की गाथा ऐसी है जहां हमारे सोच की गाथा विचार खत्म हो जाता होगा, वहां से वो सोचना शुरू कर देंगे। आप काकोरी कांड के नायकों को देखिए,
उनको लगने लगा कि देश में जो आज़ादी की मशाल जलाना है हमें, उसके लिए धन की आवश्यकता है। पहले वो कुछ धनाढ्यों के घर में से धन लेते थे, चुराते थे भी थे, लेकिन बाद में उनको लगा इससे हमारे समाज में हमारे प्रति वातावरण खराब हो रहा है। तो लोगों ने तय किया कि अब हम अंग्रेजी खजाने को ही लूटेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमारे पूरे देश को लूट करके हमारे माल को, हमारे दौलत को उस पर कब्जा कर लिया और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। काकोरी कांड की योजना बनाई गई, अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया गया। अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से चाक चौबंद थी, लेकिन हमारे कुछ चंद्र ऐसे सैनिकों ने जो आज़ादी के लिए अपनी जीवन की आहुति देने के लिए तैयार थे, उन्होंने एक योजना बना करके उस खजाने को लूटा। आश्चर्य की बात बताएं, अगर वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं। उन्हें पूरे देश को यह बताना था कि हम इसलिए यह काम कर रहे हैं, हमें इसलिए धन की आवश्यकता है क्योंकि इस धन से हम भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते हैं। तो उन्होंने यही काम किया। ये पूरा केस चला। ये सभी क्रांतिकारी केस में खड़े होकर के अपनी बात बताते थे, जिससे पूरे देश को यह पता चल जाए। उनके जो बयान होते थे कल के अखबारों में छपते थे। आप कल्पना कीजिए कि उनका कितना विराट सोच था, और सोच यही था कि मेरे देशवासियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए हम एक आजाद जीवन दे सकें, हिंदुस्तान को आजाद करा सकें। इसी श्रृंखला को हम देख रहे हैं, आज भी वैसी ही बनी हुई है। हमने देश की आजादी के बाद के युद्धों के बारे में भी जानकारी होगी हमें। 1947 में पाकिस्तान से हमारा एक युद्ध हुआ है, जिसमें हमारे कई सैनिकों ने इतना अदम्य साहस का परिचय दिया है, जिसमें पहला देश में जो सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला था। ऐसे ही परमवीर चक्र की श्रृंखला है। 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल इनके उम्र के बच्चों ने अपने जीवन की आहुतियां दे करके अपने देश को विजय हासिल करवाई है। अभी अभी का एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। हम सब लोग उसे जानकारी है, पढ़ते रहते हैं। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने भी उस पर एक किताब लिखी है, जितने अभी तक के परमवीर चक्र विजेता हुए उनके जीवन के ऊपर। मैं हर एक नायक को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वह इतिहास का पूरा एक दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियों से प्रेरणा लेंगे, और उन प्रेरणाओं से हम इतिहास में आने वाली पीढ़ी को और अधिक अच्छी तरह से बताते जाएंगे। मैं एक नायक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। योगेंद्र यादव उनका नाम है। करगिल की सबसे दुर्गम पहाड़ी पर उनको युद्ध के लिए जाने का आदेश हुआ था। आप देखिए, इतना कठिन युद्ध था कि पाकिस्तान के 5000 सैनिक 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 फीट की ऊंची पहाड़ियों पर अपने हैवी आर्टिलरी लेकर के बैठे हुए थे। मशीन गनें थी, लेकिन हमारे सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़ना था, अपनी बंदूक, अपने गोला बारूद साथ में लेके चलना था। ऐसा बताते हैं कि ऊपर से अगर वो एक पत्थर भी फेंकते थे तो पत्थर बंदूक की गोली से भी तेज लगता था। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे सैनिक उस ऑपरेशन को करने के लिए चलते हैं। जो युद्ध के लोग, जानकार लोग, उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने असंभव युद्ध को लड़ा था। पाकिस्तान या दुनिया के सारे लोग यह मान रहे थे कि युद्ध जीता नहीं जा सकता। 5000 सैनिक पहले से तैयार हैं, अब हमें नीचे से चढ़ना है। ऑपरेशन हम दिन में नहीं चला सकते, क्योंकि दिन में वहां से चलते थे तो गोलियां चलती थी, हथियार चलते, बंदूकें चलती थी। अब सारा तैयारी के साथ नीचे से जाना है, लेकिन फिर भी उस युद्ध को जीता। 5000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने समाप्त किया। उनके बड़े बड़े हथियार रखे हुए और वो भागे यहाँ से, लेकिन हमारे इन सैनिकों ने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में एक सैनिक, छोटा सा एक जानकारी देना चाहूंगा योगेंद्र यादव के बारे में। योगेंद्र यादव अपनी चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार थे। 19 तारीख को उनको इस युद्ध में जाना था। उसी महीने की 14 तारीख को उनका विवाह हुआ था। विवाह के 5 दिन बाद वो अपने परिवार से ये कह करके गए कि मैंने भारत माता को जो वचन दिया है, मैं उस वचन को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। 19 तारीख को युद्ध के लिए चलते हैं, और वो पहली 8 लोगों की टुकड़ी लेकर के जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, ऊपर से गोलाबारी और सब होती रहती थी, लेकिन दिन में वो किसी पत्थर के पीछे छुप जाते थे और रात में अपना ऑपरेशन शुरू करते थे।
मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँ, चलते चलते वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए कि वहां उनका दुश्मनों से आमना सामना होने लगा। इधर से दुश्मन ने अपना फायर खोल दिया, 8 लोगों में से 3 लोग वहीं धराशायी हो गए, 5 लोग बचते हैं। और आखिरी में कैसा अवसर आता है कि ऐसा लगता है कि सारे सैनिक खत्म हो गए हैं, केवल योगेंद्र यादव के ही जान बची हुई है। मित्रों, जब पाकिस्तानी सैनिकों को पता चला कि हमने सबको खत्म कर दिया है, तो वहां के सैनिक आए, उनकी डेथ बॉडी के सामने जोर जोर से नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, बूटों की ठोकरें मार रहे थे, और बंदूक की जो आगे चाकू लगा रहा था उससे उनकी बॉडी में से चाकू मार मार के देख रहे थे कोई जिंदा तो नहीं है। योगेंद्र यादव देख रहा था, शरीर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया था, जगह जगह से खून निकल रहा था, और वो यही देख रहा था कि केवल ये गोली तो मार रहे हैं, मेरे सिर में गोली नहीं मारेंगे, मेरे सीने में गोली नहीं मारेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। इतने में एक सैनिक आया और उसने योगेंद्र यादव के पैर में गोली मारी। पैर में गोली मारी तो उसका शरीर पूरा ऐसा उछला जमीन में, फिर नीचे गिरा। ऐसे दोनों जितने भी शरीर बॉडी पड़ी थी उन सबको गोलियां मारी। आखिरी में उसने एक गोली उसके सीने में मारी। सीने में गोली मारी तो उसको लगा मैं मर गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि नहीं, मैं तो जिंदा हूं, और बोलता है मैं अभी जिंदा हूं, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा, भारत माता नहीं चाहती कि मैं मरूं, मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है। जब वो देख के चले गए कि सारे सैनिक मर गए हैं, सारे सैनिकों को हमने मार दिया है, वो वापस जा रहे थे। योगेंद्र यादव ने अपनी पूरी ताकत से देखा कि एक उसके बगल में हैंड ग्रेनेड डला हुआ था, उसने उठा करके हैंड ग्रेनेड फेंका, उन पाकिस्तानी सैनिकों पर गिरा। 16 पाकिस्तानी सैनिक थे, उन सब के शरीर पूरे हवा में उछले हुए जमीन में गिरे। जब उसको हमने बताया कि आखिर उसको सीने में गोली लगने के बाद क्यों नहीं मरा हुआ था, वो क्यों जिंदा रह गया, तो उसने बोला कि जब एक हैंड ग्रेनेड उसके पास में फटा तो उसका एक दायां हाथ था, वो दायां हाथ यहाँ से टूट गया था, और उसकी जेब में एक वो पर्स रखा था जिसमें भगवान के कुछ गिलट के सिक्के रखे हुए थे, उसने उसको निकाल के ऊपर की जेब में रख लिया। जब उन्होंने गोली मारी तो गिलट के सिक्कों पर गोली पड़ी और वो बच गया। तो मित्रों, कहा गया जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ऐसे ही योगेंद्र यादव ने पूरी की पूरी चोटी को फतेह किया। ऐसा बताया जाता है कि उस चोटी पर 47 पाकिस्तानी सैनिकों को हताहत करने वाला वो अकेला योगेंद्र यादव था। बाद में जब उसको पता चला कि ये लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी अगली पोस्ट को समाप्त करना है, तो वो लुढ़कते लुढ़कते आया और अपनी दूसरी पोस्ट पर आया और उसने अपनी पूरी जानकारी दी। फिर 6 महीना वो आर्मी हॉस्पिटल में रहा। आर्मी हॉस्पिटल में रहने के बाद उसको जब होश आया तो उसने सारी जानकारी लगी उसको। भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने उसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। मित्रों, हर एक योगेंद्र की ऐसी ही कहानी है। वो 16 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हैं क्योंकि मेरा देश आजाद रहे, भारत माता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में जानी जा सके, भारत माता की पहचान, भारत माता की चर्चा सारी दुनिया में हो। तो ऐसे सैनिकों की वजह से आज हम आजाद हैं। इसलिए मित्रों, इन सैनिकों को हमेशा याद रखिए। और मैं कहता हूं कि आप स्विट्जरलैंड मत जाइए, आप ये और दूसरी दुनिया में कहीं घूमने मत जाइए। अगर आपको जाना है तो ऐसे सैनिकों के परिवार में कभी उनके उस जगह पर माथा टेक करके आइए जहां ऐसे सैनिक का जन्म हुआ है। उन माता पिता को प्रणाम कीजिए जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। तो मित्रों, जिनके मन में इस राष्ट्रभक्ति होती है वही काम करते हैं। हम सब उसी भावना से ओतप्रोत हैं। और आज मैं जिस जगह से जुड़ा हूं वो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। मैं पूरे दावे से कहता हूं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्कूल है वो। आप सब बच्चों को उसमें अध्ययन करने का अवसर मिला है और मैं मानता हूं ऐसे बच्चे ऐसे ही विद्यालय से संस्कारित होकर के निकलते हैं। तो मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे, सबसे बड़े स्कूल से, मैं सरकारी स्कूल से मैं आज आप सबसे चर्चा कर रहा हूं। आप सब लोग इसमें जुड़े हैं, आप सब लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी का परिचय कराना भूल गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी लॉ में है, भारत माता की, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, संघ के प्रचारक भी रहे हैं, CCF के मार्गदर्शक एवं फाउंडर मेंबर रहे हैं, बेहद संवेदनशील इंसान
और इम्पॉसिबल को हमेशा पॉसिबल बनाने की काबिलियत रखने वाले ऐसे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। हम आप जुड़े रहिएगा भाई साहब, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। इसी बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। अरविंद जी भाई साहब का कैमरा वीडियो चालू कर दें। भाई साहब अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं? भाई साहब का वीडियो चालू कर दें। नमस्ते जी नमस्ते। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जिनकी कर्म भूमि तथा जन्मभूमि दोनों ही भारत है, ऐसे पहले व्यक्ति हैं। आपका नोबेल पुरस्कार राष्ट्र को समर्पित है। आज भी राष्ट्रपति भवन में रखा है आम जनता को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक के पश्चात आपने एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। 1981 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और अब तक लगभग 90,000 बालकों को बाल श्रम यानी बधुआ मजदूरी से मुक्ति दिला चुके हैं। 1998 में आपने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का नेतृत्व किया, जो लगभग 6 महीने चली। 103 देशों से होती हुई 80,000 किलोमीटर की ये यात्रा रही। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर लगभग 150 देशों में काम कर रहा है। आपको नोबेल प्राइज के अलावा डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड, मेडल ऑफ ह्यूमन राइट अवार्ड जैसे अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। मैं बड़े सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कैलाश जी को आमंत्रित करता हूं। आज का हमारा विषय आजादी का अमृत महोत्सव बालकों के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव में बालकों की क्या स्थिति है, बाल श्रम की क्या स्थिति है, इस सारी बातों पर बात रखने के लिए आदरणीय कैलाश जी। एक बार फिर से सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्यार, प्रणाम। प्यारे बच्चों, हेलो सर। हेलो। अच्छा हेलो 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 हेलो। गायत्री हाई स्कूल से बच्चियां, हमारी शिक्षिकाएं थोड़ी सी साइड में हो जाओ ताकि बच्चियां सामने आ सकें। शिक्षिकाएं बहनें थोड़ी सी साइड में हो जाओ ताकि वो बेटियां हमारी जो पीछे हैं वो देख सकें। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये भी बच्चे कहीं से बोल रहे हैं। अपना माइक बंद रखें भाई, सबसे बाद में संवाद करेंगे हम। हाँ सब लोग बाद में संवाद करेंगे। थोड़ी देर में आपसे बात करूं क्या? थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, फिर बाकी देर आप मुझसे बात करते रहना, ठीक है? आज बहुत अच्छी बात है कि देश भर से कई जिलों से बहुत सारे बच्चे यहाँ शामिल हैं। सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चों को मैं बहुत प्यार भेज रहा हूँ। और साथ साथ हमारे मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई और हमेशा इस तरह के आंदोलनों में, इस तरह के कामों में जो देश हित में हैं, आगे रहने वाले राघवेंद्र जी और उनके साथी लोग, संगठन के, संस्था के सारे साथियों को मैं बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। कल हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यूं तो पूरे साल चल रहा है ये और अगले साल भी चलेगा, लेकिन 75 साल कल पूरे हो रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले शामिल हो गया था जब भाई राघवेंद्र जी बहुत ही प्रेरणास्पद तरीके से योगेंद्र यादव की कहानी सुना रहे थे, जो हमारे बीच में जीते जागते प्रेरणा स्रोत हैं। इस तरह के लोग जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कभी परवाह नहीं की। अभी 4-5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले मैं पुणे के एक कार्यक्रम में गया था। पुणे में सारे जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन सेनाओं के सैनिक
और जो अधिकारी हैं जब वो युद्ध में होते हैं या युद्ध में नहीं भी होते, या किसी शांति के काल में कोई काम कर रहे होते हैं और उनको चोटें लगती हैं, बीमार पड़ते हैं, गंभीर उनके साथ हमले होते हैं, तो उनके लिए भारत का सबसे पुराना अस्पताल है सैनिकों के लिए। वो 80 साल पूरे हो गए थे उसको, इस साल 80 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो अपनी एक डायमंड जुबली मना रहा है। तो मैंने वहां पर एक हिंदी की कविता के अंश पढ़ के सुनाए, याद थे मुझे, पढ़े तो नहीं, और वो थे कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, गर्व से इतरा हूं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। तो वो लोग जो आजादी के लिए उस समय कुर्बान हुए 1947 से पहले, और अभी भी जो बहुत बुरी हालत में, खतरों के बीच में, हमारी चोटियों पर बर्फ के बीच में, चारों तरफ पहाड़ कई बार फिसल जाते हैं, कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती है, उन क्षेत्रों में तैनात हैं, उन सब के लिए हम लोग बहुत नमन करते हैं और उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। अभी देश भर में लोग तिरंगा झंडा लगा रहे हैं, जो हमारे लिए, सबके लिए बहुत प्रेरणा देता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी अपने घरों में तिरंगा लगाया होगा, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, जितने प्यार और सम्मान के साथ आपने घर के बाहर तिरंगा लगाया, मैं आशा करता हूं कि उतनी ही प्यार के साथ उस तिरंगे की भावनाओं को अपने दिल में भी उतारेंगे। जो लोग अपने देश को प्यार नहीं करते, उन्हें कहा जाता है कि वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और स्वदेश के प्यार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक बार जय हिंद का नारा लगा दें, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा दें, सब सुने बोलो। उनके पीछे जो इतिहास है, मैं तो सर को कितने बार ऐसे है, बोलती हूँ। उसको हम अपने दिल में उतारें। अभी मेरे बगल में एक विदुषी महिला बैठी हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। उनके दादाजी का नाम पंडित गया प्रसाद शुक्ल था, और पंडित गया प्रसाद शुक्ल काकोरी कांड में शामिल थे। वो राम प्रसाद बिस्मिल जी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर योजना में शामिल थे, और उनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि वो पड़ोस के देश बर्मा से कुछ हथियार, छोटी छोटी पिस्तौलें और कुछ चीजें सस्ती कीमत पे खरीद के लाते रहें, और वो सामान, जो हथियार थे उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो सहारनपुर में एक गांव में छुपा के रखे जाते थे, और उस गांव में जो चौधरी थे वो उसकी हिफाजत करते थे, पैसे की भी हिफाजत करते थे। यहाँ तक कि 2 बार शहीद भगत सिंह वहां छुप के रहे, एक बार चंद्रशेखर आजाद भी वहां गए, और भी कई क्रांतिकारी आते थे। बाद में पंडित गया प्रसाद शुक्ल ने उन्हीं चौधरी की बेटी से शादी की। लेकिन जिस दिन ये काकोरी कांड हुआ, उस दिन वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए थे, उनको अलग काम सौंपे गए थे। लेकिन अंग्रेज पुलिस ने थोड़े दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और चूंकि अगर कानूनी कार्रवाई होती तो काफी वक्त लगते, तो पुलिस वालों ने, जो अंग्रेज पुलिस थी, अंग्रेज की सेना के अधिकारी थे, उन्होंने उनको उन्नाव में, जो वहीं पास में जगह है,
वहां पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। और फिर बहुत दिनों बाद एक फिल्म बनी भूले बिसरे शहीद, उसमें उनके ऊपर एक पूरा एपिसोड था। जिन लोगों ने भगत सिंह के ऊपर फिल्म देखी है शहीद, वो भगत सिंह के साथ और इन लोगों के साथ एक बार जो एक आदमी खड़े रहे और उनका परिचय कराया है वो गया प्रसाद शुक्ल थे। गया प्रसाद शुक्ल की पोती का नाम, उनके बेटे की बेटी का नाम है सुमेधा। और सुमेधा जो हमारे बगल में बैठी हैं, आप इनसे मिलिए। ये शहीद गया प्रसाद शुक्ल जो भूले बिसरे शहीद हैं हमारे, उनकी पोती हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सुमेधा जी मेरी धर्मपत्नी है और बहुत सुमेधा जी राघवेंद्र जी को भी प्यार और सम्मान करती हैं, माँ की तरह, उनकी भाभी की तरह। इसलिए वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में आके शामिल हुई हैं और सारे बच्चों को वो प्यार करती हैं। हम लोग आजाद हो गए, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत ने बहुत तरक्की की है इतने सालों में, और पिछले ही कुछ सालों में हमने देखा है, मैंने खुद देखा है, मैं दुनिया के कई देशों में काम करता हूं, तो पहले जब मैं अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड सर म्यूट हो गया आपका माइक। सर आपका माइक बंद हो गया। सब कुछ बूढ़े पुराने लोग वहां से लौटा करते थे जो अपने बच्चों से मिलने के लिए उन देशों में जाते थे। लेकिन जब मैं भारत से उन देशों की यात्रा पर जाता था तो मैं देखता था कि बहुत से पढ़े लिखे नौजवान, मैं खुद इंजीनियर था कभी, तो मैं देखता था कि कई सारे इंजीनियर, कई सारे डॉक्टर और कई सारे जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके थे, वो उन देशों में जाके अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। उन देशों में वो चाहते थे कि आगे और तरक्की कर सकें, और सचमुच उन देशों में जाके उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत धन भी कमाया। तो एक जमाना था जब भारत के इस तरह के पढ़े लिखे युवक युवतियां विदेश में जाके अपनी जिंदगी को संवारना चाहते थे। लेकिन अभी मैं कुछ साल से देख रहा हूं, 8-10 साल से, कि जब मैं लौट रहा होता हूं उन देशों से, तो कई नौजवान हमारे आसपास साथ में आते हैं, मुझे पहचान जाते हैं, तो सेल्फी खिंचवाते हैं, इज्जत के साथ मिलके बात करना चाहते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम एक इतनी बड़ी संख्या में भारत क्यों लौट रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि पहले हम सोचते थे कि हम अपने भाग्य की आजमाइश केवल अमेरिका और इंग्लैंड में कर सकते हैं। आज हमें यकीन है कि हम अपनी ही मातृभूमि पर न केवल अपने आप के जीवन को संभाल सकते हैं, बल्कि अपनी मातृभूमि की सेवा करके उनको कुछ लौटा भी सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये बहुत भारी परिवर्तन है। एक जमाना था कि जब मैं जाता था आज से 30-40 साल पहले विदेश, तो लोग सोचते थे कि ये तो यार सपेरों का देश है, बीन बजाने वालों का देश है, ये तो भिखारियों का देश है सड़कों के किनारे। लेकिन अब जो भारतीय वहां बसे हुए हैं, हमारे नौजवान युवक युवतियां, उनकी वहां मौजूदगी ने साबित किया है कि ये सपेरों का देश भले ही रहा हो, लेकिन ये बीन पर उंगलियां चलाने वालों का नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पर ऐसी उंगलियां चलाते हैं कि नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म देते हैं। इनके दिमाग में नए नए एल्गोरिदम तैयार होते हैं, जिससे कि एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, भारत की छवि बदल रही है। अभी एक इंडिया फोरा है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पर 2 दिन पहले ही दिल्ली में उनका एक इंडिया फोरा के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, बहुत बड़े जाइंट्स हैं, अलग अलग कंपनियों में सीईओ हैं, कुछ प्रेसिडेंट हैं, कुछ कंपनियों के मालिक हैं, उनका एक सम्मेलन था। करीब 200 लोग उसमें से आए थे दुनिया भर के देशों से, भारतीय एनआरआई। मुझे उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था कीनोट स्पीकर की तरह। तो मैंने यही बात उनसे कही कि देखिए, आपने
अपनी मौजूदगी से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और दुनिया हमारी इज्जत करती है। हमारे देश के नौजवानों ने जो कुछ करके दिखाया है वो अद्वितीय है, वो कमाल की चीज है। और वो इसलिए संभव हो सका कि उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, मेहनत से उनके मन में जज्बा था। लेकिन मैंने उनको कहा सबको कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए यहाँ से, आपने वहां जाके भी पढ़ाई करी है, हार्वर्ड में करी है, स्टैनफोर्ड में करी है, ऑक्सफोर्ड में करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप वहां लेके गए हो वो भारत की मिट्टी की खुशबू लेके गए। वो हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी सरस्वती, हमारे हिमालय से जो जलधारा बहती है उसकी सुगंधी लेके गए हो, हमारी हवा के झोंके लेके गए हो। इसलिए आपके चरित्र में और दूसरों में बहुत बुनियादी फर्क है, क्योंकि आप जो मूल्यों को लेके जाते हो, जिन विचारों को, जिस संस्कृति को लेके जाते हो, उससे दुनिया का निर्माण होगा। केवल ज्ञान से निर्माण नहीं होता संसार का, चरित्र से संसार का निर्माण होता है, नैतिकता से संसार का निर्माण होता है। दूसरों के प्रति जो परोपकार की भावना है, दूसरों की सेवा की भावना है, दूसरों की मदद की भावना है, उससे अच्छी दुनिया का निर्माण हो जाता है। जब लोग अपने अपने लिए मेहनत करते हैं कि हम पढ़ाई कर लें, अच्छे नंबर आ जाएंगे, दूसरों को पीछे धकेल कर और ज्यादा नंबर आएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेल के आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे मूल्यों का हिस्सा नहीं है। हमें सबको साथ साथ लेकर आगे बढ़ना है ताकि पूरी दुनिया, पूरी मानवता तरक्की कर सके। तो ये कोशिश हमारी रही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हम पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए जीते हैं। और सबसे पहले हमारी दुनिया में हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने ये विचार किया, जो कि बहुत अब आजकल बड़ा मुश्किल लगता है सोच पाना, आज भी लोग उस पर कोशिश करते हैं कि हो जाए, कि हमारी पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का फार्मूला है, ये छोटा शब्द नहीं है, केवल नारा भी नहीं है कि हम कहीं कहीं नारा लगा दें और खुश हो जाएं, बल्कि जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सारा संसार सुखी हो, हर कोई सुखी हो, हिंदू भी सुखी हो, मुसलमान भी सुखी हो, ईसाई भी सुखी हो, भारत भी सुखी हो, पाकिस्तान भी सुखी हो, अमेरिका भी सुखी हो, बांग्लादेश भी सुखी हो, नेपाल भी सुखी हो, पूरी मानवता को हम साथ लेके चलते हैं। ये बड़प्पन, ये गहराई, ये गरिमा, ये फैलाव हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की देन है, जिसको हमें लेके आगे बढ़ना है। तो हमारे बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। लेकिन मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके परिवार वाले, आपकी संस्थाओं के लोग, इनकी वजह से और निश्चित तौर पे आपकी अपनी मेहनत की वजह से आप पढ़ लिख रहे हैं, आप आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार ले रहे हैं शिक्षा के साथ साथ, और भारत राष्ट्र के साथ साथ पूरी मानवता के कल्याण की बात भी आपके मन में जन्म ले रही है। ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करके आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये देश आपके हाथ में आने वाला है। हम लोगों के बाद जिसको पूरा देश संभालना है और पूरी दुनिया की जिम्मेवारी एक महान भारतीय राष्ट्र के नाते लेनी है, वो आप लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। इसलिए सबकी कोशिश होनी चाहिए, सरकार की कोशिश होनी चाहिए, समाज की, धर्म गुरुओं की, उद्योगपतियों की, मीडिया की, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर सही मायनों में भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के बचपन को संवारें, बच्चों के ऊपर खर्च करें, बच्चों के ऊपर समय भी लगाएं, बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखें। ये नहीं है कि हम बच्चों से कहें अच्छा नाच के दिखा, अच्छा गा के सिखा, अंग्रेजी सिखा, गटर पटर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके नाच दिखा, और बच्चा नाच नहीं करता तो कई बार माँ डांटती है, मास्टरनी डांटती है कि अरे बच्चे ने अंग्रेजी में ट्विंकल ट्विंकल नहीं किया, फलाना नहीं किया। ये सब अच्छी बात है, अंग्रेजी सीखना भी, सभी भाषाएं सीखना, लेकिन हमारे मन में हमारी अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति गौरव का, गर्व का भाव होना चाहिए। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। लेकिन साथ ही साथ
अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने न थोपें, अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं न थोपें। जो आप नहीं बन पाए माता पिता, वो बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप पैसा कमाते हो ये सोचकर कि हम अपने बच्चे को अच्छी चॉकलेट दिलाएंगे, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा दिलाएंगे, अच्छे जूते दिलाएंगे, पिज्जा बर्गर फलाना ढिमका ऐसा फालतू का खाना खिलाएंगे ताकि उसकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, इसके लिए आप पैसा कमाते हो। लेकिन तब आप भूल जाते हो कि इस पैसा कमाई की भागदौड़ में बड़ी चीज आप खोते जा रहे हैं, वो है बच्चों का प्यार, बच्चों के साथ दोस्ती, बच्चों के साथ सीखना, हंसना, खेलना, बोलना, घर में बैठ के उनके साथ बतियाना, और ऐसी दोस्ती कि अगर उनके साथ कोई गड़बड़ हो तो वो सीधा आपको बता सके। अभी बहुत चिंता की बात है हमें, जहां हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं वहां हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे बहुत सारे भाई बहन इतने खुशनसीब नहीं है कि वो आपकी तरह बढ़िया ढंग से पढ़ सकें, सपने देख सकें, आगे बढ़ सकें। उनके बारे में भी सोचना है। आज इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो लाखों बच्चे पत्थर की खदानों में, ईंट के भट्टों में, कहीं घरों में, कहीं खेत खलिहानों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी भी वजह से उन्हें मजदूरी करनी पड़े। उनके माता पिता बेरोजगार रह जाते हैं और बच्चों को काम पे लगाया जाता है क्योंकि बच्चे सस्ते मजदूर हैं। बच्चों का स्कूल छूट जा रहा है। अभी देखो कि पूरी दुनिया में एक हाय हाय मच गई, हाहाकार हो गया कि ये कोरोना की वजह से, और अब रूस और ये जो हमला चल रहा है, रूस ने जो हमला किया है उस यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन और रूस के युद्ध के वजह से भी करोड़ों बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर उन पर इन्वेस्ट करना है, उन पर खर्च करना है, उन पर ध्यान देना है। हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे समाज का काम है। मैं धर्मगुरुओं से भी मिलता रहता हूं और हमेशा कहता रहता हूं। अभी जब हम गए थे, अभी मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, अमृत महोत्सव की जो एक कमेटी है जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं, मंत्रीगण भी हैं कुछ, और कुछ और लोग हैं। तो वहाँ मुझे कई धर्मगुरु मिले, बाबा रामदेव जी और श्री श्री रविशंकर जी, और ये मिलते रहते हैं कई बार। तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप बोलिए इस विषय पर, सारे धर्मगुरु, मुसलमानों के, ईसाइयों के, हिंदुओं के, सिखों के, बोलें कि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना ही सही धर्म है, उन्हें प्यार करना ही सही धर्म है, उनके साथ दोस्ती निभाना ही सच्चा धर्म है। सारे धर्म यही बात सिखाते हैं हमको कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें और हिफाजत रख सकें, क्योंकि वही भविष्य के निर्माण का सपना और काम है। मैं फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मामलों में रोज रोज हम अखबार में खबर पढ़ते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। ये महान देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, ये दयानंद सरस्वती का देश है, ये गांधी का, बुद्ध का, महावीर का, गुरु नानक का देश है। ये ऐसे महापुरुषों का देश है जिसमें लोगों ने, भगत सिंह ने, शहीद अशफाक उल्लाह खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानियां दी। ये महान देश है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इस देश में अक्सर ये खबरें जब आती हैं कि हमारी बेटियों के साथ, हमारे बेटों के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, उनके साथ छेड़खानी हुई है, और छेड़खानी के मामले में बेटियां बोल भी नहीं पाती हैं, बेटे भी नहीं बोल पाते हैं, दूसरों को बता नहीं पाते हैं शर्म के मारे। तो माँ को भी बताते हैं कई बार, तो माँ कह देती है, अरे ये तो तेरा जीजा है, ये तो तेरा चाचा है, ये तो तेरा मामा है, ये तो तेरा फूफा है, ये तो पिताजी का दोस्त है, तो बेटी तू मत बोल, मुंह मत खोलना, चुप रह जा, चुप रह जा। तो ये तो बहुत गलत है। तो छुआछूत भी इसी तरह चल रही है, कई बुराइयां चल रही हैं। तो हमारे लिए ये सब चीजों में सोच रखना है। अगर कहीं किसी के साथ गड़बड़ होती है तो वो बोले, अपना चुप्पी तोड़ के बोले, और अगर अपने साथियों के साथ ये गड़बड़ होती है तो उसको भी बोलना चाहिए, माँ बाप से, शिक्षक से बताना चाहिए कि ये हो रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। गंदगी को छुपाने से गंदगी बढ़ती है और सड़ान बढ़ती है। हमारे अंदर अगर कोई बीमारी हो तो हम छुपा के रखें कि अरे ये तो हमारा इतना स्वस्थ सुंदर शरीर है, हम तो इतने हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन हैंडसम लगने में कोई बीमारी हो छोटी सी तो छुपा के रखोगे तो बहुत बुरा होगा।
तो कोई भी बीमारी है उसको निकालिए, खराब करिए, खत्म करिए। जब मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो लोगों ने कहा, कई अंग्रेजों ने पूछा मेरे से, पूरी दुनिया के अखबार वाले, पूरी दुनिया के टेलीविजन वाले हमसे बातें करते रहे उस दिन और कई दिनों तक। तो उसमें कईयों ने कहा कि कैलाश जी आपने बाल मजदूरी के खिलाफ दुनिया में आवाज उठाई और भारत से इसकी शुरुआत हुई, तो इससे तो बहुत लोग परेशान होंगे कि अब भारत की इस समस्या को उजागर किया। तो मैंने कहा भैया, हमें केवल उजागर करने में भरोसा नहीं है, उजागर नहीं करते, हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और मैंने सख्ती के साथ उनसे कहा कि भारत वो देश है, भारत माता वो धरती है जहां पर 100 समस्याएं हो सकती हैं, गंभीर से गंभीर समस्याएं हमारे देश में है। गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, भुखमरी भी है, कहीं कहीं मेल न्यूट्रिशन है, और तरह की चीजें हैं, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, सब है, भ्रष्टाचार भी है। लेकिन उसका मुकाबला करने का साहस और शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर है। और भारत भले ही 100 समस्याओं की धरती हो, लेकिन भारत माता 1 अरब समाधानों की भी माँ है, 1 अरब समाधानों की भी धरती है, जननी है। इसलिए मित्रों, आप जो बैठे हैं, मेरे बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, आप लोग समस्या नहीं हैं, आप सब समाधान हैं। और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको समाधान में बदलिए। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में समस्या है, उसके व्यवहार में समस्या है, तो उस समस्या को समाधान में बदलिए। और सबसे बड़ा समाधान है कि हम सब मिलकर भारत माता को उसकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाएं और हम गर्व के साथ कह सकें कि हम एक ऐसी दुनिया बना के गए हैं, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा स्वर्ग बना के गए हैं जहां सब लोग खुशहाल रह सकें, सब लोग मिलके प्रेम से, शांति से रह सकें। और उस दुनिया का निर्माण करने के लिए आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आप जुड़े रहिएगा, बच्चों से हम संवाद करेंगे। आईटी टीम म्यूट फॉर ऑल कर दीजिए, हैंड रेज सभी लोग कर दे, मैं नाम लूंगा, एक एक व्यक्ति बात करेगा तो होता रहेगा प्रति। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ चलते हैं, शताब्दी जी जुड़ी हुई हैं। शताब्दी जी, आपकी तरफ से कुछ प्रश्न हो तो भाई साहब से कर सकते हैं, उसके बाद नम्रता जी आपसे हम प्रश्न उत्तर लेंगे। शताब्दी जी, छत्तीसगढ़, शताब्दी जी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी शताब्दी जी। हाँ थी भाई साहब, आपको दिल्ली बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष थी और आज आपके विचार और आपका मार्गदर्शन सुनकर फिर से नई प्रेरणा मिली है। और मैं यहाँ पर कोपानी में आई हुई, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जहाँ ये मुंह बधिर बच्चे, जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, जिनका यहाँ पर क्लास से लेकर के कॉलेज तक का शिक्षण हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ, बाल संरक्षण आयोग का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यह कार्य कर रही हूँ। बस आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मूक बधिर बच्चों को लेकर के क्या नई पॉलिसी आनी चाहिए सरकार की ओर से, जिससे इनके एजुकेशन सिस्टम और स्मूथ हो सके, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहती थी, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो कार्य आप कर रही हैं, लगता है कि ईश्वर ने उसे अपनी पूजा के लिए और अपनी सेवा के लिए आपको चुना है। ये जो काम आप कर रही हैं, यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे बच्चों के जीवन में आप एक आशा की किरण और एक खुशहाली लेके आई हैं, एक रोशनी लेके आई हैं और आ रही हैं। और आपके सब साथियों को, जो भी आपके साथ इस संगठन में काम करता है, मैं उनको बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात है कि सरकार की जो योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां हैं केंद्र और राज्य सरकारों की, उनको सही ढंग से लागू कराने की कोशिश हो, ईमानदारी से लोग उन योजनाओं के बारे में जानें। और इस मामले में भी जो हमारे दिव्यांगों से संबंधित सुविधाएं अलग अलग योजनाओं में, उसका लाभ उन तक पहुंच सके, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी भी बहुत काम की जरूरत है सरकार की तरफ से भी, कि जो यातायात के साधन हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, जो बस अड्डे हैं, जो सड़कें हैं, बाजार हैं, जो मॉल हैं, जो और जगह पर हैं, स्कूल हैं, उनके अंदर वो सुविधाएं करना चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे बच्चे
बड़े आराम से, इस तरह के बच्चे बड़े आराम से उनका उपयोग कर सकें। और इस पे जो खर्चा किया जाना चाहिए वो खर्चा हमारी नीतियों का हिस्सा बनना चाहिए और हमारे बजट का हिस्सा बनना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य सरकारों के स्तर पर भी। वो अभी बहुत कम है अपेक्षाकृत, जो हमारी समस्या है उसके मामले में। लेकिन इसके पीछे एक और बात है, वो है हमारी मानसिक सोच की समस्या, हमारी सामाजिक सोच की समस्या। अभी भी जो बराबरी और सम्मान का भाव होना चाहिए इन बच्चों के प्रति हमारे मन में, या इन बुजुर्गों के प्रति इनके मन में जो दिव्यांग हैं, वो भाव नहीं है। कई बार उन्हें मजाक के हिसाब से देखा जाता है, कई बार उनको हीनता के ढंग से देखा जाता है, और यही वजह है कि वो खुद भी हीनता का भाव महसूस करते हैं कि उनकी आंखें नहीं है, या उनके पैर टूटे हैं, या हाथ टूटे हैं, या और कोई दिक्कत है उनके अंगों में। तो समाज को प्यार का, सम्मान का, बराबरी का दर्जा देना जरूरी है। और मैं एक ऐसा समय देखना चाहता हूँ शताब्दी जी, आपकी इसी शताब्दी के अंदर हम सबको, कि साधारण स्कूलों में, सभी स्कूलों में ये बच्चे खेल सकें, पढ़ सकें, उन्हीं क्लासरूमों में बैठ सकें जिसमें बाकी बच्चे बैठते हैं, बाकी बच्चे भी उनको उसी तरह स्वीकार करें और ये बाकी बच्चों को भी उसी तरह स्वीकार करें, पूरा समाज और स्कूल उनको उसी तरह स्वीकार करे। तो इंक्लूजन जो है शिक्षा में, जो एक समावेशिता है, वो एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है जो कि पूरी दुनिया ने लिया है। मैं उन कमेटियों का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर रहा हूँ और अभी भी हूँ कई ऐसी कमेटियों का, जिसमें हम शिक्षा में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, समतापूर्ण शिक्षा हो, मुफ्त शिक्षा हो, उपयोगी शिक्षा हो, लेकिन उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी बहुत जोर शोर से कही गई है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, मतलब पूरे जीवन शिक्षा मिल सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका कार्य उस दिन पूरा होगा जब इस तरह के विद्यालयों की जरूरत नहीं होगी और हर एक विद्यालय के अंदर विद्यालयों में वो सुविधा और वो साधन और शिक्षक, वो वैसे शिक्षक होंगे जिनमें ये बच्चों को। जी भाई साहब, मध्य प्रदेश शासन ने बालकों के लिए अलग बजट की घोषणा की है इस साल, इसी तारतम्य में एक कड़ी है। और नम्रता जी की तरफ चलूंगा, प्रश्न छोटे रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर कर सकें। नम्रता जी। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को मेरे नम्रता पटेल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी मेंबर हूँ, को सादर नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सचिव जी को भी नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी माननीय को छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से सभी बच्चों के द्वारा अधिवासी पब्लिक स्कूल जांजगीर चांपा प्रश्न पूछिए। नम्रता जी प्रश्न पूछिए। जी, हमारे बच्चों के द्वारा माननीय स्पीकर महोदय से क्वेश्चन रखा जाएगा। जी बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। सर, आई एम रोहित माधवी फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमें बाल अधिकार क्या होता है, क्या हमें अधिकार परिवार के विरुद्ध प्राप्त है? बाल अधिकार क्या होते हैं और क्या बाल अधिकार हमारे परिवार के विरुद्ध प्राप्त हो सकते हैं? बालक रोहित के द्वारा ये सवाल रखा जा रहा है जानवी से। भाई साहब, बाल अधिकार क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न है। लगभग 40 साल पहले मैंने इसको बहुत सरल ढंग से समझने और समझाने की कोशिश की, तब जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार घोषणा पत्र, जैसे UNCRC कहते हैं, वो नहीं आया था संसार में, वो बना नहीं था। लागू होना और उसको पारित करना तो हुआ 1989 और 90 में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1982-84 की। तब मैंने एक नारा सिंपल तरीके से दिया, हर बच्चे का है अधिकार। सब लोग रट सकते हो आप ये नारा, क्योंकि वो सब चीजें जो बाल अधिकार घोषणा पत्र है उसमें मोटे तौर पे समाहित हो गई। हर बच्चे का है अधिकार, रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार। रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार। अगर ये 4 चीजें सब बच्चों को मिल जाएं, अब मैं सबसे पूछूंगा, जो मुझसे दोबारा सवाल पूछेगा ना, मैं उससे नारा दोहराऊंगा, हर बच्चे का है अधिकार, रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार। और ये घर में भी मिलना चाहिए, ये स्कूल में भी मिलना चाहिए, ये पड़ोस में भी मिलना चाहिए, और ये सरकार से भी मिलना चाहिए। सब इसको लागू करें। और हमें बाल अधिकार कागज की चीज नहीं बना के रखना चाहिए। योजनाओं और नीतियों और
कानून की चीज बना के रखना नहीं चाहिए, बल्कि बाल अधिकारों की संस्कृति पैदा करना चाहिए। जीवन जीने का तरीका होना चाहिए बाल अधिकार, और वो तब संभव होगा जब हम एक बाल मित्र समाज का निर्माण करेंगे। बच्चों को सिर्फ रहम नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ दया नहीं दिखाएंगे, बच्चों की सिर्फ मदद नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, तब अधिकार की संस्कृति पैदा होगी। जी भाई साहब, अगली क्रम में हम कर्नाटक चलते हैं। विनीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ कर्नाटक से। विनीता जी, आप सुन पा रही हैं? विनीता जी, कर्नाटक, आर यू एबल टू लिसन मी? विनीता जी, विनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतना से जुड़ी हुई है हमारी टीम। राधा जी, आप अपना प्रश्न रखिए। राधा जी, सतना से। जी सर, नमस्कार। सुमिता मैम, आपको भी नमस्कार। मैं सतना PWC चेयरपर्सन राधा मिश्रा, साथ ही में CCF जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी मेंबर हूँ। और मेरे साथ सतना से कुछ विशेष है, हमारे DPO सर और सहायक संचालक सर भी आए हुए हैं, और उनका बहुत सपोर्ट रहा। विद्यापीठ के प्राचार्य और व्यवस्थापक जी भी है। बच्चे आप लोगों से प्रश्न पूछने के लिए बहुत ही उतारू है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। बच्चे प्लीज आ रही हूँ। जी जी जी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो बच्चे किसी कारणवश किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वो किसी कारण काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप इस पर कोई आपके बीच में आपको विचार? राधा जी, समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए प्रश्न। पढ़ाई की व्यवस्था कैसे क्या होगी? जी जी भाई साहब, जैसे लोग दिन में समझ गया मैं। काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जा रही है। हाँ, बहुत मैं समझ लिया। बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो ये हमें मानना चाहिए कि जिस बच्चे को होटल, ढाबे या कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है या सड़क पे जीवन गुजारना पड़ रहा है, वो ऐसा काम है जिसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। कोई बच्चा गरीबी के लिए जिम्मेवार नहीं है, कोई बच्चा भुखमरी के लिए जिम्मेवार नहीं है, कोई बच्चा युद्ध के लिए जिम्मेवार नहीं है, किसी बुराई के लिए कोई बच्चा जिम्मेवार नहीं है। छोटा बच्चा, वो मजबूरी है, उसके ऊपर ऐसा करना पड़ रहा है, और सारी गलतियां पूरे समाज की हैं जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारे योजनाएं भी हैं और कानून भी हैं। एक तो बाल मजदूरी कराना अपराध है। इसी सरकार में एक बहुत अच्छा कानून पास हुआ, या पुराने कानून में संशोधन होकर बनाया गया, और बहुत ही अच्छा कानून है कि 14 साल तक कोई बच्चा बाल मजदूरी नहीं कर सकता, कोई उसे काम पे नहीं लगा सकता, और 18 साल तक खतरनाक कामों में नहीं लगा सकता, मोटे तौर पर ये कानून है। लेकिन दूसरा एक बहुत ही अच्छा कानून है, वो शिक्षा के अधिकार का कानून है। तो शिक्षा के अधिकार का कानून, और उसके साथ अब जो नई शिक्षा नीति आई है बड़ी अच्छी, तो शिक्षा के अधिकार का कानून ये कहता है कि हर एक बच्चा 14 साल तक स्कूल के अंदर होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उसको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। और बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग राज्य सरकारों की भी, और ये जो मिड डे मील वाली स्कीम है मध्याह्न भोजन की, वो पूरे देश में चलती है। तो इन सब का लाभ उनको मिलना चाहिए। फिर जो जुवेनाइल जस्टिस का कानून है, उसमें भी ऐसे बच्चे जिनको संरक्षण की जरूरत है, जिनको हिफाजत की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, उन बच्चों के भी अधिकार हैं, और उनके लिए भी उसमें प्रावधान है कानूनी तौर पर। लेकिन इनकी जानकारियां सबको होना चाहिए, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर एक भी बच्चा कहीं मजदूरी कर रहा है, ढाबे पर कहीं पर, तो वो एक वयस्क को बेरोजगार बनाकर काम कर रहा है। पूरी दुनिया में 20-21 करोड़ बेरोजगार हैं, पूरे संसार में 20-21 करोड़, और दुनिया में 16 करोड़ 16.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो पूर्णकालिक बाल मजदूरी करते हैं। तो आप सोचो कि अगर ये 16.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से हट जाएं, तो इनके बदले में 18-20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये 7 दिन काम करते हैं और 16-16 घंटे काम करते हैं। तो हमें इस बात को बड़े पैमाने पे भी समझना है और लोकल भी समझना है। लेकिन समाज की भी जिम्मेवारी है। अगर एक ढाबा किसी मंदिर के बाहर है, मस्जिद के बाहर है और गिरजाघर के बाहर है, और लोग जाके उसमें चाय पीते हैं, अंदर चाय मंगाते हैं, पुलिस थानों के अंदर या स्कूलों के अंदर कई बार बाहर से चाय मंगाई जाती है, और एक बच्चा छोटा सा हाथ में चाय लेके चला जाता है, तो ये कानूनी तो गलत है ही है, लेकिन ये एक सामाजिक बुराई भी और सामाजिक अपराध भी है, जिसका सबको विरोध करना चाहिए। भाई साहब, हम
मध्य प्रदेश की राजधानी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर जागृति सिंह भी जुड़ी हुई हैं। उनके साथ कुछ बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं। भोपाल से कौन सा बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है? आ जाइए, सामने आ जाइए। CWC चेयरपर्सन भी हैं, आप आ सकती हैं बच्चों के साथ। जी, अपना नाम बताओ। और नमस्ते, मेरा नाम वत्सला चौबे है और मेरा प्रश्न ये है कि बचपन बचाओ आंदोलन में बच्चों की क्या भूमिका हो सकती है, और आपको पता था कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है? बेटा क्या कहा? कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा अर्चना। एक तो ये है कि बचपन बचाओ आंदोलन में बच्चों की ही सबसे बड़ी भूमिका है। सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई पहले ही साल से, जब ये बना काम हमारा शुरू हुआ 1981 में, कि बच्चों के अंदर नेतृत्व का गुण पैदा किया जाए। उनके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, केवल उनको पढ़ाने लिखाने से काम नहीं चलेगा। उनके संस्कार ऐसे हों, उनका शिक्षण प्रशिक्षण ऐसा हो कि वो स्वावलंबी बने भविष्य में, और इसके बाद उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ काम कर सकें, समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों के लिए नेतृत्व कर सकें। अभी हम लोग देखो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बाल आश्रम में, हमारे साथ 100 बच्चे हैं। 100 में से कई बच्चे और उनके गुरु लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमारा जो मुख्य शिक्षक, प्रधान शिक्षक यहाँ बैठे हैं, उनका नाम है रामकृपाल। रामकृपाल 1983 में सुप्रीम कोर्ट की मदद से बंधुआ मजदूरी से छुड़वाए गए थे, बाल मजदूरी से, जब वो बच्चे थे और फरीदाबाद में मजदूरी करते थे। पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। हमने उनको पहचाना रुचि को, और उनने वहां पर काम शुरू किया, दूसरे बच्चों की मदद की, पढ़ाना शुरू किया। बाद में खुद पढ़ते 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 शिक्षक बन गए। अब वो हमारे बाल आश्रम के प्रधान शिक्षक हैं। हमारे बीच में कन्हैया गुरु जी बैठे हैं। ये इनके पिताजी के जमाने से बंधुआ मजदूर थे और ये छत्तीसगढ़ से हैं। ये बसना के हैं, बसना के, सरायपल्ली के, बसना के हैं। तो बसना से आए, लेकिन ये हमने उनको तब छुड़ाया था 1990 के आसपास, या और उससे भी पहले। 1990 में छूटने के बाद अब ये हमारे यहाँ के ये जो नृत्य है, गान है, पेंटिंग है, ये बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। और इनकी एक कलाकृति वहाँ नेदरलैंड के संग्रहालय में रखी गई है, होप करके, उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। जैसे हम कहते हैं ना कि अस्तो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो संस्कृत भाव जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, उसी के अनुवाद में उन्होंने होप करके एक पेंटिंग बनाई है, काले से उजाले की तरफ। तो वो हमारे यहाँ इन बच्चों की सबसे बड़ी भूमिका है। और 600 जिलों में हमारे यहाँ बाल मित्र गांव का काम हो रहा है। 600 जिलों में नहीं, सॉरी, 600 गांवों में, और 600 से ज्यादा, 700 के लगभग बता रहे हैं लोग, जहां पर ये कोशिश की जाती है कि कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना करे, बाल विवाह ना हो, बच्चों का यौन शोषण ना हो। इसके लिए पूरा समाज तैयार किया जाता है। शिक्षकों की भूमिका उसमें तय की जाती है, लेकिन मुख्य भूमिका बच्चों की शुरू होती है कि जब वो बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनकी बाल पंचायत बनाई जाती है। वो खुद चुनते हैं अपना नेता, अपने नेतागण, और वो बाल पंचायत ये सुनिश्चित करती है, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता आती है, दूसरों की मदद की क्षमता आती है, और वो बच्चे एक लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करते हैं। तो ये होते होते वो बच्चे ही तय करते हैं कि उस गांव में कोई बाल विवाह ना हो, और उस गांव में कोई बच्चों के साथ शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। और बाल पंचायत और बड़ी पंचायत मिलकर फिर काम कर रही होती है। तो ये सब चीजें बच्चों के नेतृत्व में ही हो रही हैं पूरे देश में, और इस तरह के मॉडल्स को पूरी दुनिया में सराहा गया है। और जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि मेरे नोबेल प्राइज का, तो भाई मुझे तो कल्पना भी नहीं थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नोबेल प्राइज जैसी चीज के साथ कभी मेरा नाम उस तरह जुड़ जाएगा। हाँ, एक सपना नोबेल प्राइज के बारे में मेरे मन में जरूर था अर्चना। वो ये था कि एक बार मैं किसी नोबेल पुरस्कार विजेता से मिलूं, संभव हो तो शांति वाले से, क्योंकि शांति को कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च। तो ऐसे नोबेल लॉरिएट से मिलके
मैं एक फोटो खिंचवाऊं और उस फोटो को मैं अपने घर में लगाऊंगा पूरी जिंदगी, अपने कमरे में, अपने जहां होगा लगाऊंगा, बांटूंगा भी उस फोटो की कॉपी कि मेरा फोटो नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ है। लेकिन 50 साल तक इंतजार करने के बाद ये नहीं हुआ। अब मैं क्या करता? एक बार मुझे दलाई लामा जी जरूर एक जगह मिले, लेकिन तब फोटोग्राफर से फोटो नहीं खिंचवा पाया और मैं मन महसूस के रह गया, बहुत दुखी हुआ। तो मेरे पास कोई फोटो नहीं रहा। तो अंत में जब ये घोषणा हुई मेरे नोबेल पुरस्कार की, तो मैंने सोचा यार मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है, चलो मेरी बचपन की लालसा पूरी करता हूँ। तो मैं भाग के गया अपने वॉशरूम में, अपने जो नहाने का कमरा है ऑफिस के अंदर ही बाथरूम में, और वहां पर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। तो शीशे के सामने मैं खड़ा हो गया और मैंने अपनी फोन ले गया मैं साथ में। तुम्हारे पास भी फोन होगा ना, आजकल तो सब बच्चों के पास एक मोबाइल फोन है, फोटो खींच सकते हो, सेल्फी। तो मैंने क्या किया कि 20-25 सेल्फियां खींचनी, धड़ 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 धड़, कैलाश सत्यार्थी विद कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी की फोटो नोबेल प्राइज पुरस्कार के साथ। तो ये था मेरा सपना। और मेरा काम तो ईश्वर की पूजा है, मानवता की पूजा है। उसमें पुरस्कार मिले न मिले, नहीं मिल रहे थे तब भी हम उतने उत्साह से काम कर रहे थे। अब मिल गए हैं तो लोग हमको सेलिब्रिटी समझने लगे हैं, जिससे मैं बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा है। और मध्य प्रदेश का होने के नाते उस समय तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब भोपाल से बोल रही हो ना तुम, तो भोपाल तो मेरा बहुत कर्मभूमि रहा है, मैंने बहुत काम किया है वहाँ। SCTI में पढ़ता था और MACT 2 ही कॉलेज थे, तो हम लोग मिलके बहुत शैतानियां भी करते थे छात्र जीवन में। भाई साहब एक प्रश्न हम गुजरात से लेंगे, अहमदाबाद से, उसके बाद हम 2 मिनट के लिए अध्यक्ष जी की तरफ चलेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर लेते रहेंगे। अहमदाबाद की टीम, गुजरात अहमदाबाद से प्रश्न लीजिए। चौबे जी, बुरहानपुर के बच्चे काफी देर से होते हैं। नहीं बोलिए भाई साहब, ले लेंगे हम प्रश्न। अहमदाबाद से गुजरात की टीम, गुजरात टीम सुन रही है जी? आप प्रश्न ले सके किसी और से? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे सिर्फ भाई साहब ने नमस्कार जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। गुजरात के बच्चों की तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गांधी जी के प्रदेश में पैदा हुए हो आप, तो दुनिया में शांति, सद्भावना, प्यार, इसको फैलाने का काम तुम्हारा है। बहुत नमस्ते भाई साहब, आपकी बातों से प्रेरणा मिली है और आगे इस पे काम करेंगे। हम 2 मिनट के लिए हम अपने अध्यक्ष जी की तरफ चलेंगे। उसके पहले एक प्रश्न है किसी बच्चे का, बोलिए। हेलो, नमस्ते भाई साहब। रीवा उसको हटाने का कोई कानून बनेगा? क्या कह रहे हो बेटा? दोबारा से बोलो, सुनाई नहीं पड़ी आवाज तुम्हारी। सर मैं ये कहना चाह, मेरा ये प्रश्न है कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए मारपीट होती है, उसको हटाने के लिए कोई कानून बनेगा? बच्चों के साथ पढ़ाई में मारपीट का कानून है पहले से, और अगर कोई मारपीट करता है तो इसकी शिकायत करो तुम। ये जो बैठे हैं अधिकारी लोग, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के और ये कमीशन के ये जो लोग हैं, इनका काम है कि ये सुनिश्चित करें, पक्का करें कि मारपिटाई ना हो। पहले मेरे साथ मारपिटाई होती थी जब मैं छोटा था तुम्हारे बराबर, तो मेरे साथ भी बहुत कान खींचना और एक हाथ ऊपर करके तड़ 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 के बैंच से मारते थे मार साहब। एक आध बार मेरे साथ पिटाई हो गई, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं था उस समय 10 साल का। जब पिटाई हुई किसी बिना कारण से, तो मैं चला, तो मैं अपने 4-5 दोस्तों को मैंने इकट्ठा किया और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी हैं। तो मैं 10 साल का होते हुए 4-5 दोस्तों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के पास चला गया शिकायत लेके कि माठ साहब ने हमें पीटा। ठीक है भाई साहब। वो माठ साहब की हालत पतली हो गई, खराब हो गई, और उन्होंने लिख के माफी मांगी कि बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। तब तो कानून भी नहीं था, अब तो कानून है, इसलिए चिंता ना करो। एक प्रश्न और है भाई साहब भोपाल से। हाँ, जय हिंद सर। सर एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट है 12 साल के,
उनके फादर कोरोना में एक्सपायर हो गए, वो जानते हैं कि अब हम काम करेंगे तो अभी हम 14 साल के नहीं है कि ये बाल श्रम में आएगा, लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी है कि उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। तो क्या हम इसे बाल श्रम की श्रेणी में रखेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह रखेंगे। और बहुत ही, ये शायद आपको पता नहीं है लेकिन उनको बताइए कि केंद्र सरकार ने भी इसमें, प्रधानमंत्री जी ने खुद एक कार्यक्रम शुरू किया है और इसके लिए मैंने भी बहुत प्रयास किया था पहले। और हमारा ही संगठन, हमारा जो फाउंडेशन है वो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि कई 100 बच्चों के लिए इस तरह की मदद कर रहा है कुछ संस्थाओं के साथ, और कई अन्य प्रदेशों में भी हम सैकड़ों बच्चों की मदद कर रहे हैं जो इस तरह से कोरोना से, जिनके माता पिता या पिता का देहांत हो गया है, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनका इंतजाम। और तुम चाहो तो उस बच्चे के बारे में तुरंत खबर भेज दो। हम सरकार के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, राज्य सरकारों के साथ, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भी कर रहे हैं ये काम। मध्य प्रदेश सरकार ने ही हमें बहुत सारी सूचनाएं और लिस्टें दी हैं कई जिलों की, उनको हम समर्थन कर रहे हैं, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बच्चे के बारे में भी तुम अगर लिख के भेजोगे तो हम तुरंत उसको सपोर्ट करेंगे ताकि उसे बाल मजदूरी ना करनी पड़े। भाई साहब, हम आसाम की तरफ चलेंगे। आसाम की टीम भी आपसे प्रश्न करना चाहती है। ये जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राघवेंद्र महाराज कहाँ चले गए? राघवेंद्र जी भी आ रहे हैं, बुला रहा हूँ भाई साहब, 2 मिनट में आ रहे हैं। जी जी, मतलब मैं सामने ही बैठे हैं। असम टीम जुड़ी है। चौबे जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। अभी ये जो बच्चे ने बताया, इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात करेंगे इस बच्चे के बारे में जो कोरोना वाला था। हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार। चलिए, चलो असम से बात करा दो जी, अपनी बात रखें। से बोल रही हूँ मैं, कृष्णा। नमस्कार आप सभी को। हाँ बेटे बोलिए। हाँ, हमारा जो कार्यक्रम आप लोगों ने मतलब करवाया वो अच्छे से किया। काफी सारे बच्चे आए हुए थे, सब भारत माता के वेशभूषा में थे, गांधी जी के वेशभूषा में थे, सैनिकों के वेशभूषा में थे, बापू के वेश में थे। बहुत अच्छा एक मतलब देशभक्ति के गाने भी गाए, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा करके। बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बधाई जी। सर, हमारे साथ त्रिपुरा से डॉक्टर लक्ष्मण जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, अपनी वस्त्र रखे। नमस्ते, त्रिपुरा से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण मलाकर, मैं चाइल्ड वेलफेयर का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का। ये मेरा है। In many of the schools, the teachers are teaching to the students for getting maximum marks in the competitive situation without giving any love and responsibility. जैसे हमारा संस्कार, लीडरशिप, रेनोसिएशन सर्विस, जैसे आपने बताया असतोमा सद्गमय मृत्युमा अमृतगमयम, जैसे आपने बताया सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत। ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए। कैसे उसको इंस्पायर कर सकते हो? तो हमारा भारत गठन करने ये अच्छा नागरिक हो सकता है। प्लीज। हाँ जी, तो ये कानून तो है ही, किसी और बच्चे के जवाब में कहा, मार पिटाई के खिलाफ और इन चीजों के खिलाफ, लेकिन सामाजिक चेतना भी बहुत जरूरी है। आप जैसे बुजुर्ग जो किसी बच्चे के पिता होंगे, किसी के दादा होंगे, दादा हैं आप, आपके पोते वगैरह हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन? I did not marry, sir. आपने शादी नहीं किया? नहीं सर, मैंने महाराष्ट्र टीम से, नागपुर से कोई जुड़े हैं तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर से जी। जया जी, आपकी टीम से कोई है महाराष्ट्र, नागपुर से? भाई साहब, रीवा से। सर मैं खुद ही हिमाचल से आशुतोष जी जुड़े हैं, इसके बाद आशुतोष जी से भी ले लीजिएगा। जी जी, हिमाचल से ले लेते हैं। अब आशुतोष जी अपना प्रश्न रखें। कृपा जी भाई साहब। प्रार्थना की जो बात चाहिए कि बच्चों को इतना बड़ा किया है कि जो अधिकार जो
बच्चों के लिए इतने सरल होने चाहिए कि वो लीगल लैंग्वेज में होने चाहिए। बच्चे आवाज नहीं आ रही है आशुतोष जी, क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल। उनसे कहिए जिनकी आवाज, जिनके यहाँ ये इंटरनेट कमजोर है, वो हम अब लिख के भेज दें। अब चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ले लूंगा। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से, कि थोड़ा सा ब्रीफ आप सीसीएफ के बारे में और आज के अध्यक्ष उद्बोधन करें। जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। तब तक एक बच्ची का प्रश्न है, हम ले सकते हैं। आ जाओ जल्दी आओ, ले लीजिए। गुड इवनिंग सर। सर आपको इस काम के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मुझे इंस्पिरेशन अब तो मिलता है आप ही लोगों से। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ के बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है आपसे। क्योंकि एक बात समझ लो, बड़ों से भी मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि बचपन का मतलब एक उम्र नहीं है, बचपन का मतलब है ईमानदारी, बचपन का मतलब है सरलता, बचपन का मतलब है दूसरों को माफ कर देने की हिम्मत, साहस, बचपन का मतलब है नई नई बातें सीखते रहने की इच्छा। तो बचपन का मतलब है सरलता। तो अगर हम सरल हैं, ईमानदार हैं और बने रहना चाहते हैं, तो हमारे भीतर जो बचपन है, कहीं बचपन की याद करके उससे मरना नहीं चाहिए। हम जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही ज्यादा बनावटी जीवन सीख जाते हैं, झूठ सीख जाते हैं, डिप्लोमेसी सीख जाते हैं, किसको खुश करना है ये सीख जाते हैं, कोई नाराज ना हो ये सीखते हैं। बच्चा ये नहीं सीखता। बच्चा अपना जो सरलता है, सच्चाई है, तो जो सबसे सच्चा व्यक्ति है वो बच्चा है, वो सीखना चाहिए हमको। तो इसलिए जहां तक मैं बचपन में, मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा मिली एक छोटे से बच्चे से, और वहीं से मेरे जीवन में एक चिंगारी की शुरुआत हुई। बाद में वो धीरे धीरे बढ़ गई आगे। मेरे स्कूल के पहले दिन की बात है, मैं 6 साल का था और 5.5 साल का, और मेरे ही बराबर एक बच्चा स्कूल के बाहर जूते पॉलिश करने और जूते सुधारने का काम करता था। तो जब मैं स्कूल में घुस रहा था पहले दिन, तो मैंने देखा कि एक बच्चा अपने पिता के साथ ये क्या काम कर रहा है। तो वो बच्चा हमारी तरफ देख रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद हम उसे कुछ रोजगार दे दें, कुछ जूते पॉलिश करा लें। हमने तो नए जूते पहने थे। हम अंदर गए, मैं अंदर गया तो मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि मास्टर साहब, ये एक बच्चा बाहर क्यों बैठा है, हमारे साथ स्कूल के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया था अपने परिवार में कि स्कूल जाना पड़ेगा एक उम्र के बाद। तो मास्टर साहब ने कहा, देखो बेटा, ये तो बहुत सामान्य बात है, ये तो आम बात है, गरीब के बच्चे हैं, अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, खाएंगे क्या, ऐसी ऐसी बातें समझाने की कोशिश की। तो मैं समझा नहीं ढंग से। मैंने यही बात अपने घर वालों से पूछी, दूसरे दोस्तों से पूछी, सबने कहा अरे भाई ये तो बहुत आम बात है, बच्चे तो मजदूरी करते हैं, करने दो, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, नए दोस्त बनाओ, स्कूल को समझो। तो मैं फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। रोज मैं उस बच्चे को देखता था, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, बारिश में उसकी फटी हुई छतरी होती थी तो इस कोने में बैठता था, उस कोने में बैठता था, तो ऐसे करता रहता था वो। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके बच्चे से, उसके पिता से पूछा यही बात, सवाल की, स्कूल क्यों नहीं जाता? तो बच्चा तो बहुत शर्मीला था, बोला नहीं। लेकिन पिता ने कहा, खड़े होके कहा, बाबूजी, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था, हमारे तो बाप दादे सब बचपन से ऐसे ही काम करते थे, मैं भी करता था, मेरा बेटा भी कर रहा है। तो फिर वो बोला, वो आदमी, वो सज्जन, कि देखिए स्कूल जाने के लिए तो आप लोग पैदा होते हैं, हम लोग तो यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन मैं गुस्से और दुख के मारे रो पड़ा। रोते रोते आंखें सुजाए हुए घर पहुंचा और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन मुझे इतना सदमा लगा उससे, लेकिन उन सूजी हुई आंखों से मैंने, या उस बच्चे की निरीह सूखी आंखों से मैंने, सूनी आंखों से मैंने दुनिया को देखना शुरू किया। तब मुझे पता लगा कि हर बच्चे को स्कूल होना चाहिए, लेकिन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो मुझे बहुत, रोज देखता था मैं, रोज मुझे गुस्सा आता था, रोज दुख होता था, लेकिन रोज प्रेरणा मिलती थी कि इस बुराई का खात्मा किसी न किसी को करना पड़ेगा, और दूसरे करेंगे आके, कहीं से भगवान उतरेगा ऊपर,
कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री करेगा, कोई उद्योगपति करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो सब कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले आगे बढ़ के करना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे नहीं जीना। तो ये सोच के धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा और मुझे प्रेरणा मिली। फिर महापुरुषों से प्रेरणा मिली, सारे देश के क्रांतिकारियों से, महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा मिली, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद से प्रेरणा मिली। और दयानंद जी और स्वामी विवेकानंद के कारण तो मैं सन्यासी बनना चाहता था और शायद बन भी जाता, लेकिन वो एक क्रांतिकारी की पोती से मेरी जान पहचान हो गई, और जान पहचान हो गई तो प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो प्रेम विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया तो विवाह के बाद हमारी 2 संतानें हो गई। और सुमेधा जी हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी न केवल सहयोगी हैं, साथी हैं, बल्कि वो नेता हैं, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनकी रगों में तो एक क्रांतिकारी का खून बहता है जिसने देश के लिए शहादत दी। उनसे भी प्रेरणा मिलती है। भाई साहब, आज आप भी आज एक सन्यासी ही हैं, आज एक ऋषि भी हैं आप, और मैं कहूँ आप एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी प्रेरणा से हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि वास्तव में ऋषि वही हैं जो समाज को प्रेरणा दे सके। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जैसे दुनिया के अंदर कभी बाल अधिकारों की चर्चा होती है, बाल अधिकारों में काम की बात होती है, तो हर एक सुगंध में से भारत और मध्य प्रदेश की खुशबू आती है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जब माननीय कैलाश सत्यार्थी जी हमारे अपने प्रदेश के हैं, और सारी दुनिया में बाल अधिकारों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वह मैं समझता हूँ हिमालयन प्रयास है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं थोड़ा सा एक 2 मिनट का ब्रीफ सीसीएफ के बारे में बताना चाहूंगा। हम आपसे ही प्रेरणा लेके यह काम करते हैं, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा को देख करके प्रेरणा लेता रहता था, इसलिए हम आपके कोट, आपके जो कोटेशन होते हैं, उनको ही अपनी प्रेरणा के रूप में लेते हैं, और हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है कई बार आपसे मिलने का, आपसे प्रत्यक्ष चर्चा करने का। तो जो भी काम हो रहा है मध्य प्रदेश में वह आपकी ही प्रेरणा है, और आपकी प्रेरणा से हम काम करते हैं। इसमें हमने पिछले 5 साल से इस काम को शुरू किया है। अभी हम लोग पूरे देश भर के 25 प्रदेशों में हम लोगों की इस तरह की टीम है जो काम करती है। पूरे देश के अलावा भी हम देखें तो 8 देशों से और प्रतिनिधि हैं जो हमसे सीसीएफ से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। हम आपकी प्रेरणा से इस काम को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले हमें इसको हमारे काम को इसको OMG बुक ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद इंडिया बुक ने अपनी तरफ से ही हमें ऑफर दिया कि हमने इस काम के बारे में जो ऑनलाइन और सारा हमारे पास डेटा आया है, तो हम आपको इंडिया बुक की तरफ से एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। फिर लिम्का बुक ने दिया, एशिया बुक ने दिया, और पिछले महीने में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में यह दर्ज हुआ है। तो ये सब आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। और हमें लगता है कि एक एक शब्द आपके मुख से जो निकलते हैं वह हम सब के लिए प्रेरणादायी होते हैं। मैं कहूँ गीता का श्लोक की तरह आपके मुख से वो शब्द निकलते हैं। मुझे आज भी याद है जिस दिन ये पुरस्कार लिए जा रहे थे, उस दिन आपने जो शब्द बोले थे वह आज भी हम लोगों को वैसे ही कि वैसे और हमारे स्मृति पटल पर, हृदय पटल पर अंकित है। मुझे याद यूसुफ मलाला का भी प्रसंग याद है, इसमें उन्होंने कहा था कि ओबामा साहब जितने आपने मेरे देश को हथियार दिए हैं, अगर उतने स्कूल बैग दिए होते तो मेरे देश की स्थिति आज क्या होती। आपने जिस वेद के मंत्र का उल्लेख किया था वो भी आज हमें बहुत याद है, और मैं मानता हूं हम हर रोज उससे प्रेरणा लेते रहते हैं। आज 200 स्थानों से लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे एक वचन भी लेता हूं कि अगले वर्ष फिर हम आपके साथ कभी समय लेंगे और पूरे देश भर के 773 जिलों से प्रतिनिधि जुड़ेंगे, जिसमें आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे होंगे। आपके आशीर्वाद से हम कार्य कर सकें, वैसा हमें आशीर्वाद भी दें, और हम अगले बार हम आपसे समय लें, इसका मैं कहूँ आश्वासन भी आपसे चाहते हैं। एक अंतिम प्रश्न के रूप में एक बालक है जो अपना एक एक प्रश्न है बस छोटे से बालक का, और मैं वो प्रश्न के लिए आपसे अनुमति मांगता हूँ। मेरे को पूछना है। नमस्ते अंकल, मैं रुद्र त्रिपाठी, मैं भोपाल का रहता हूँ। कि मैं घर में बचपन से गुड टच बैड टच के बारे में सीखता आया हूँ, तो ये हमारे स्कूल के कोर्स में नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने। और ये जो गुड टच बैड टच है ये स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं, और कई स्कूलों में ये हो चुका है, हो रहा है धीरे धीरे करके। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी कई जगह पर सामाजिक संस्थाएं भी करा रही हैं,
और स्कूल भी कई जगह पर कर रहे हैं देश में, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर ये जो बात आप पूछ रहे हो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे बच्चे जब उनके शरीर के कुछ हिस्से छुए जाते हैं या उस तरह देखा जाता है, या कई बार परिवार के रिश्तेदार, जैसा मैंने कहा कि वो लोग छू लेते हैं, तो बुरा लगता है, मन में खुद ही महसूस हो जाता है। खासकर बेटियों को तो बहुत जल्दी पता लगता है, लेकिन वो मन महसूस के रह जाती हैं। लेकिन अगर उनको ये जानकारी ठीक ढंग से रहे गुड टच बैड टच की, तो वो जल्दी समझ जाएंगी कि इसमें किसी की मंशा क्या है। वो उनके हर मनुष्य के शरीर में से कुछ ये तरंगें सी बहती रहती हैं, तो पता लगता है कि अगर कोई गलत नजरिए से देखता है, बोलता है और छूता है तो और सदमा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन जितनी जानकारी मिलेगी इस मामले में उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उस जानकारी के बाद जरूरी ये है कि आवाज उठाना आप लोग सीखें, बोलना सीखें। जिस समय आप खुद को लगने लगे कि ये टच बैड है, बुरा है, टच अच्छे ढंग से किसी रिश्तेदार ने नहीं छुआ, तो उसी समय आपको चाहिए कि आप अपनी मम्मी को या अपने पापा को, अपने किसी दोस्त को, किसी को बताओ जरूर, और इसको हम लोग शामिल करना चाहिए हर जगह करिकुलम में। भाई साहब धन्यवाद। अगर इजाजत दे तो 2 राज्य और ले लूं, महाराष्ट्र और हरियाणा, और नहीं तो हम बंद कर सकते हैं। लगभग 21 राज्यों के 3000 बच्चे जुड़े हुए हैं भाई साहब इस समय आपके साथ। तो एक अंतिम प्रश्न महाराष्ट्र और हरियाणा से अगर आज इजाजत दे तो ले सकते हैं, नहीं तो भाई साहब हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं, आप बोलिए। बच्चों को हम कभी निराश नहीं करेंगे, भले ही रात के 11 बज जाएं। भाई साहब रीवा को भी दे दीजिए। साथियों ने अभी हरियाणा से एक प्रश्न अरविंद जी का ले लेते हैं, फिर महाराष्ट्र से, नागपुर से और जया जी का। जी जल्दी, मुझे बार-बार कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जब तक मेरे से बात करेंगे मैं बात करूंगा। भाई साहब। हाँ जी, अरविंद पुरानिया जी बोलेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हरियाणा से। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के दिशा निर्देश में पूरे 22 के 22 जिलों में CCF की इकाई काम कर रही है, और आज 22 के 22 जिले आपसे जुड़े हुए हैं, और 5 जिलों से जो बच्चे जुड़े हैं उनका एक ही प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृपा शंकर जी का आगमन हरियाणा में कब होगा? ये तो भाई साहब बताएंगे। ये तो आपकी मंशा और इच्छा है ना। बच्चों की होगी तो बच्चे पूछ लेंगे या लिख के भेज देंगे हमको, और जब बच्चों की लिखी हुई आएगी चिट्ठी तो हम राघवेंद्र जी से आदेश लेकर और उनके साथ बातचीत करके ये प्रोग्राम बना लेंगे। सर बहुत जल्द आप महाराष्ट्र से एक प्रश्न ले सकते हैं, जया जी, नागपुर टीम, नागपुर महाराष्ट्र। सर हम लोग बोले। हाँ बोले, बच्चे बोले, पहले बच्चे। रीवा से सर। कविता गाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक स्वरचित कविता गाना चाहेंगे। गा दो चलो जल्दी, छोटी सी गाना, नहीं तो फिर दूसरे बच्चे नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ जी 2 लाइन गा दो, 2 लाइन। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव ये महोत्सव देश के त्याग और बलिदान का असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश में भक्ति है, हर तरफ देश में भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो। भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। जन जन की भागीदारी से हम, जन जन की भागीदारी से हम आत्मनिर्भर भारत बना देंगे, आत्मनिर्भर भारत बना देंगे। आजादी की वीर गाथा को, आजादी। महाराष्ट्र चैप्टर नागपुर से अंतिम प्रश्न। नहीं, एक मिनट, ये जो बने अभी बच्चों के लिए सुनो। अब कविता तुम्हारी पूरी हो गई बेटा, सब लोग ताली बजाओ इनके लिए। तिरंगा के लिए इन्होंने कहा। एक घटना सुनाना चाहता हूं कि जब ये हमें नोबेल पुरस्कार लेने के लिए नॉर्वे बुलाया गया, ओस्लो में मिलता है ये, तो ओस्लो के जिस होटल में हमें ठहराया गया उसमें एक
इसी में सब सिखाई जाती है। हर साल 100 साल से जो नोबेल पुरस्कार जिनको दिया जा रहा है वो सब विजेता उसी में ठहराए जाते हैं। तो हमको इस कोने के कमरे में ठहराया गया, उसमें जिसमें मार्टिन लूथर किंग ठहरे थे, नेल्सन मंडेला ठहरे थे, जिसमें मदर टेरेसा ठहरी थी, जिसमें और लोग ठहरे थे, महापुरुष सारे। तो हम लोग गए, तो मैंने सोचा कि ये कमरा ऐसा है कि उसके नीचे जब जरा सा झांक के देखा तो हजारों लोग एकदम एक झलक लेने के लिए कैमरे लंबे लंबे लगा के दूर दूर से फोटो लेना चाहते थे हमारी, क्योंकि हम एयरपोर्ट से सीधे जाके होटल में रुक गए। तो मेरे मन में आया कि जो मेरा फोटो खींचे वो बिना तिरंगे के नहीं खींचना चाहिए। एक मौका है, भारत में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है एक भारतीय को कि तिरंगा यहाँ लगा होना चाहिए मेरे खिड़की के बाहर। लेकिन हमारा जो तिरंगा, हम तिरंगा साथ लेके जा रहे थे, तो हमारा दूसरा जो एक ग्रुप था जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, उसकी जहाज लेट हो गई, 4 घंटे देर से पहुंचा जहाज। तो मैं तब तक निकला नहीं बड़ी देर तक, और मैंने खबर भिजवाई हमारे राजदूत को, भारत के राजदूत को, कि आप कृपा करके एक तिरंगे का इंतजाम कीजिए, तभी मैं लोगों के सामने एक तरीके से ऑडियंस देना या दर्शन देना या अपने आप को खिड़की के बाहर झलक दिखाने के लिए आते हैं। और लोग घंटों खड़े रहते हैं, रात तक लाइटें जला के खड़े रहते हैं, तो बर्फ गिर रहा हो तब भी छतरी लगा के खड़े रहते हैं। तो मैंने तिरंगा मंगाया अपने राजदूत के यहाँ से, उन्होंने बड़े उत्साह से एक तिरंगा भेजा। हम तो बहुत बड़ा तिरंगा लेके गए थे ताकि लगा रहे वहां, तो लेकिन एक उन्होंने छोटा तिरंगा भेजा तुरंत। तो तिरंगा हमारे बेटे ने, भुवन ने वहां लगा दिया, पहले बांध दिया खिड़की से निकल के। लोग उसके ही फोटो खींचे जा रहे थे, सोच रहे होंगे यही कैलाश सत्यार्थी है। लेकिन मैं फिर खड़ा बाहर निकला और मैंने हाथ से तिरंगा पकड़ा, और इसके बाद मेरे फोटो हजारों लोगों ने वैसे फोटो खींचे तिरंगे के साथ, क्योंकि मुझे गर्व था कि मैं तिरंगे के साथ खड़े होकर भारत माता की जय की बात वहां से कर रहा हूँ। जी भाई साहब, तो आज का लग रहा है तो तिरंगे से मुझे वो घटना याद आ गई। महाराष्ट्र चैप्टर से प्रश्न हो। देखो, 2 बच्चे दिल्ली से महाराष्ट्र चैप्टर से बोलिए सर। महाराष्ट्र संदीप पटेल भैया, प्लीज आप नागपुर से जुड़े, बात करिए। सर हम रीवा से बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछना है। पूछो उर्वशी, पूछो। महाराष्ट्र से प्रश्न रखिए, अंतिम प्रश्न है। जी नमस्ते सर, मैं महाराजा हिंगोली से एडवोकेट जया करेकर, मेरे साथ सेवा सदन के बच्चे हैं। एक बच्चा आपसे सवाल करना चाह रहा है। सत्यार्थी सर, आपसे एक बच्चे का सवाल है। एक बिटिया का सवाल था उर्वशी का, वो कहाँ चली गई? बेटियों की आवाज कहीं गुम नहीं होना चाहिए, किसी भी भीड़ भाड़। महाराष्ट्र के बच्चे सख्त आवाज होना चाहिए हमारे देश की बेटियों की। उर्वशी की आवाज कहाँ है? पहले उसकी आवाज सुनाओ मुझे, फिर किसी और से सवाल सुनूंगा मैं। अभी कहीं से आवाज आई थी ना किसी जगह से कि मैं पूछना चाहती हूँ सवाल। हाँ रीवा से बोल रही थी। ले लेंगे जी। जी उर्वशी बोलो। कोई नहीं तो आप बोला करिए ना, मैं नागपुर से संदीप। रीवा से बोलिए बेटे। चलिए मतलब सुनना है नहीं, चलो तब तक ये नागपुर वाले नागपुर वाले सब संपर्क नहीं हो पा रहा है रीवा से। साक्षी जी आप नागपुर से पूछिए। हाँ चलो नागपुर से प्रश्न पूछिए। मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रहा हूँ। मैं रीवा से बोल रही हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर कोई लड़की 22-23 साल की हो और लड़की 18 साल की हो, तो अगर कोई लड़की को कहीं ले जाए उसके साथ आवाज चली गई। भाई साहब नागपुर का प्रश्न ले लें। शायद प्रश्न ये था कि कोई लड़का बड़ा हो, पॉक्सो के मामले में शायद लड़की बड़ी हो, लड़का छोटा है, माइनर लड़का हो तो क्या हो सकता है? जी हाँ, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयंती के ऊपर आज इस वेबिनार में जुड़े सभी शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रही है, सब आवाज नहीं आ रही आपकी। वो बच्चे कहाँ चले गए नागपुर वाले? बच्चे भाई साहब शायद लिंक दिक्कत हो रही है। अच्छा
हाँ, प्रश्न उनका ये था कि अगर लड़का माइनर हो और लड़की मेजर हो तो क्या केस दर्ज होगा? देखिए, अगर ये हो कि बड़ी 23 साल की उस लड़की ने, युवती ने लड़के को आकर्षित करके उसके साथ अगर कोई संबंध स्थापित किया है तो एक अलग मामला बनेगा, और वो लड़का अगर माइनर है तो भी कानूनन तौर पर ये गलत है, नैतिक तौर पर गलत तो है ही है, लेकिन माइनर बच्चे को भी वो संबंध स्थापित नहीं करना है। इसका और सख्त कानून क्या है, आप में से कोई बताएगा? कई वकील यहाँ हैं, मेरे सामने कोई ऐसा केस आया नहीं जिसमें कि लड़का छोटा हो लड़की बड़ी हो। ज्यादातर मामलों में लड़के आदमी ही बड़े होते हैं, उम्र में बड़े, और छोटे। राघवेंद्र जी, कोई बता इस बच्ची को? सर, ऐसे केस में लड़की के ऊपर भी पॉक्सो बनेगा। सेम केस, सेम ही लगता है। वही मैं कह रहा हूँ, लड़की के ऊपर अब बनेगा जब लड़की ये साबित हो कि लड़की ने उस छोटे लड़के के ऊपर पॉक्सो केस वैसे भी भाई साहब जेंडर इररिस्पेक्टिव है, जो बड़ा होता है उस पे केस बनता है जी। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 100 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। उषा रुस्तगी फ्रॉम रेवाड़ी। नमस्कार सभी को। सर, आप रेवाड़ी आए थे आपके नोबेल प्राइज मिलने के बाद, और हमारी उस समय मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या आप कभी दोबारा रेवाड़ी आएंगे हमारे बुलाने पर, आग्रह करने पर? अरे भाई, हम तो पाकिस्तान भी जाते हैं और वहाँ के बच्चों के साथ उतनी मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, और वो भी हमारे साथ वैसे ही आते हैं। हम चाहते हैं वो बच्चे भी खुशहाल बने, प्यार सीखें, मोहब्बत सीखें, दोस्ती सीखें। तो रेवाड़ी तो हमारा अपना पड़ोस है, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। आप जब कुछ कार्यक्रम करेंगे तो हम आएंगे। हम तो सारी दुनिया के बच्चों के कार्यक्रमों में जाते हैं। बस यही है कि कोई 4 दिन पहले कि मेरे पास लगभग 45-50 हजार इन्विटेशन है दुनिया भर से। तो कोई आउट ऑफ इंडिया भी जुड़ा हुआ है क्या? यूएस से जुड़ने वाले थे लोग, अगर कहीं से जुड़े हैं से तो कुछ पूछना हो किसी को, नहीं तो एक सिया को कुछ पूछना है दिल्ली से। सिया, आप बात कर सकते हो, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। सिया दिल्ली से, सिया आप बोलो बेटा। सर, कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? सिया दिल्ली से। कोई नहीं, उससे आवाज नहीं आ पा रही है, तो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने थोड़ा समय आपका ज्यादा ले लिया, पर ये बच्चे हैं, उनके आगे तो किसी चलती है। जी जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। सर मैं रीवा से आखिरी जी सर, मेरा ही करो। मेरी आवाज आ रही है? ले लीजिए सर क्वेश्चन। अगले में ले लेंगे डॉक्टर साहब। आ रही है आपकी आवाज? अभी भाई साहब जुड़े हैं, पूछिए। आवाज नहीं आ रही है जी। चौबे जी, मैं एक सवाल रखना चाह रही थी सर। हेलो, चलो, आवाज लगता है कि आवाजें नहीं आ रही हैं, इंटरनेट कमजोर है। तो चौबे जी, महाराष्ट्र से मैं एक सवाल रखना चाह रही थी। मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे बच्चे का। सत्यार्थी सर से प्लीज आज्ञा दीजिए, बच्चा बात करे। मनीष। हाँ सर, हमारे महाराष्ट्र में व्यवस्था में ज्यादातर किसान सुसाइड करते हैं, तो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारे इधर कोई प्रणाली है या हम उसके लिए कुछ योजना कर सकते हैं क्या? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे पता नहीं ढंग से कि महाराष्ट्र सरकार की इस तरह की कोई योजनाएं हैं या नहीं है, लेकिन आपने जब ये सवाल पूछा है तो मैं पुरजोर इस बात की मांग करूंगा और आपकी बात का समर्थन करूंगा कि ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी रखे कि कर्जे के वजह से या इस तरह की आर्थिक मजबूरी की वजह से अगर ऐसे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं तो उन बच्चों को किसी न किसी योजना के अंतर्गत एक वजीफा मिले, उनकी जो रोजी रोटी है उसका इंतजाम हो सके। ये कोशिश जरूर होनी चाहिए, और इसके लिए कोई ना कोई कार्यप्रणाली अगर नहीं है तो बननी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी कहीं चल रही होगी तो उसको ढंग से लागू करना चाहिए।
शासन धन्यवाद भाई साहब। आईटी टीम यू कैन गो अहेड विद दिस कनेक्शन। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद आप दोनों बहुत का। बहुत धन्यवाद भाई साहब। राघवेंद्र जी, आपने कहा ना कि आपसे मुलाकात बहुत दिन से नहीं हुई, आप किसी दिन आ जाओ और आपके साथ बैठ के भोजन करेंगे घर पे, तो फिर सारी यादें ताजा हो जाएंगी। नमस्ते। हम भी आपके साथ है।